आज का टॉपिक होने वाला है हमारा बहुत महत्वपूर्ण, जो हमारा हिंदी प्रीवियस पेपर से संबंधित है। हमारे जितने भी प्रीवियस पेपर हुए उन सबको हमने उठाया गया है, उन्हें सबको डिटेल में सोल्व करते हुए चलते हैं, जिससे ये पता चलता है कि हमारे एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि साहित्य से हमारे हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जो हमारे साहित्य के कवि दिए गए हैं उन्हें हम अपना पूरी डिटेल में सोल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन में दिया गया है हमारा, ब्रह्मर गीत किसकी महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। ब्रह्मर गीत किसकी महत्वपूर्ण रचना है? ऑप्शन में दे दिए गए हैं तुलसीदास जी, उसके बाद सूरदास जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हजारे प्रसाद द्विवेदी। जो भी क्वेश्चन होगा हम अपना पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जो आपका छोड़ दिया जाए कि भविष्य में उससे संबंधित कोई क्वेश्चन होता है तो गलत ना हो। तो ब्रह्मर गीत किसकी रचना है? तो ये हमारे सूरदास जी की रचना है। इनके बारे में अन्य जानकारी जो आपको याद रखनी, इनका जन्म कब हुआ था तो बताना। 1483 आगरा में इनका जन्म हुआ था, जबकि 1563 पारसोली में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनका संबंध उत्तर प्रदेश से, जन्म इनका आगरा में हुआ था। वल्लभाचार्य इनके गुरु का नाम है। बात कर लेते हैं इनके गुरु का नाम। तो गुरु का नाम क्या है? वल्लभाचार्य इनके गुरु का नाम है, वल्लभाचार्य। ठीक है, अन्य चीजें जो याद रखना है, इन्हें क्या बोला जाता, तो बताना। इन्हें ब्रज भाषा का वाल्मीकि बोला जाता है। ब्रज भाषा का वाल्मीकि किसे बोला गया है? तो बताना सूरदास जी को बोला गया है। जबकि इनके अन्य उपनाम भी आते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं इनके उपनाम। पहला उपनाम है इनका अष्टछाप का जहाज। तो याद रखना, अष्टछाप का जहाज। उसके बाद नेक्स्ट पुष्टि मार्ग का जहाज, पुष्टि मार्ग का जहाज। तो अष्टछाप और पुष्टि मार्ग का जहाज किसे बोला गया है? सूरदास जी को, और ब्रज भाषा का वाल्मीकि। उसके बाद नेक्स्ट इन्हें क्या बोला जाता है बताना। वात्सल्य रस, जो हमारा वात्सल्य रस था उसका सम्राट भी बोला जाता है। वात्सल्य रस का सम्राट किसे बोला गया है? सूरदास जी को बोला गया है। तो इनके नाम थे, याद रखना। जबकि एक व्यक्ति आते हैं, व्यक्ति के बारे में याद रखना। व्यक्ति का नाम लिख लेते हैं, और क्या नाम है इनका? श्याम सुंदर दास। क्या नाम है? श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास जी कहते हैं कि ये जो हमारे सूरदास जी थे ये जन्म से अंधे थे, और इसी कारण श्याम सुंदर दास ने सूरदास जी को क्या बोला है? तो बोला है खंजन नैन। खंजन नैन। तो खंजन नैन किसका उपनाम है बताना? सूरदास जी का है। ठीक है, अष्टछाप का जहाज, पुष्टि मार्ग का जहाज, वात्सल्य रस का सम्राट, ब्रजभाषा का वाल्मीकि, सब सूरदास जी के नाम है। गुरु का नाम याद रखना, जन्म और मृत्यु दोनों याद रखना। अब इससे अलग जो आपको याद रखना है, इनकी रचनाओं के बारे में एक बार हम देख लेते हैं, जो इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना जिसके कारण ये प्रसिद्ध हुए थे, रचना का नाम है सूर सागर। क्या नाम है? सूर सागर इनकी रचना है, जिसके कारण ये प्रसिद्ध हुए थे। अब जो हमारे एग्जाम में पूछी गई है भ्रमर गीत, तो याद रखना भ्रमर गीत जो हमारी, ये सूर सागर का ही एक अंग है। भ्रमर गीत किसका अंग है? तो बताना सूर सागर का। सूर सागर के कारण ये प्रसिद्ध हुए थे। इससे अन्य जो अन्य रचनाएं हमारे एग्जाम में पूछी जाती है, सूर सागर, उसके बाद सूर सावली। सूर सावली किसकी रचना है? सूरदास जी की। उसके बाद नेक्स्ट याद रखना साहित्य लहरी। साहित्य लहरी इनकी महत्वपूर्ण रचना आती है। उसके बाद नेक्स्ट गोवर्धन लीला, याद रखना गोवर्धन लीला महत्वपूर्ण रचनाएं इनकी, कई बार हमारे एग्जाम में आती है, याद रखना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इनके बारे में जो और चीज आपको याद रखनी है कि इन्हें क्या बोला जाता है? अष्टछाप का कवि बोला जाता है। किसका? अष्टछाप का कवि। अष्टछाप का महत्वपूर्ण कवि बोला जाता है। अष्टछाप के कवि क्या होते हैं? तो याद रखना ऐसे कवि जो कवियों के बारे में लिखते हैं। ऐसे कवि जो कवियों के बारे में लिखते हैं उसे क्या कहते हैं? अष्टछाप का कवि बोलते हैं। और अष्टछाप में कितने कवि आते हैं? 8 कवि आते हैं। उसमें से एक हमारे सूरदास जी भी है, तो इन्हें अष्टछाप के कवियों के अंतर्गत रखा जाता है।
अष्टछाप के कवि क्या होते हैं? ऐसे कवि जो कवियों के बारे में वर्णन करते हैं उसे अष्टछाप का कवि कहते हैं। ये सूरदास जी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी थी। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से समृद्ध स्वर का चयन करना है। कौन सा स्वर? समृद्ध स्वर। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है हमारा स्वरों से क्वेश्चन पूछा गया है। और क्या क्वेश्चन होता है? मुख के आधार पर स्वर। तो याद रखना, मुख के आधार पर स्वर कितने होते हैं हमारे? 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? विव्रत। क्या होता है? विव्रत। दूसरा होता है अर्ध विव्रत, अर्ध विव्रत। उसके बाद होता है दूसरा, तीसरा जो होता है हमारा अर्ध संवृत, और जो लास्ट होता है हमारा संवृत होता है। तो ये याद रखना, क्वेश्चन जो पूछा गया है हमारा मुख के आधार पर स्वर पूछे गए हैं। तो मुख के आधार पर स्वर हमारे 4 होते हैं, विव्रत, अर्धविव्रत, अर्धसंवृत और संवृत। यहीं से हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा है? कि समृद्ध स्वर का चयन कीजिए। पहले बात कर लेते हैं विव्रत स्वर में क्या आते हैं हमारे। इसमें हमारा आ आता है। उसके बाद जो दिया गया अर्धविव्रत में, इसमें हमारा क्या आता है? इसमें ए आता है हमारा। उसके बाद ए और औ, ये हमारे अर्धविव्रत में आते। अर्धसंवृत में हमारा ए और ओ आता है। जबकि अब जितने भी बचे हैं हमारे, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा, ये सब किस में आ जाते हैं? हमारे समृत में आ जाते हैं। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा था? समृत का चयन करना है, या तो ई होगा या ऊ होगा। तो इसमें जो दिया गया हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था मुख के आधार पर। कल के दिन को कुछ भी पूछा जा सकता है, आप इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करते हुए चलो। ठीक है, और यही हमारा टारगेट होता है कि इनसे संबंधित भविष्य में कोई भी क्वेश्चन आए हमारा गलत ना हो। तो क्वेश्चन मुख के आधार पर पूछा गया था स्वरों से। तो आपको यह भी याद रखना, स्वरों को संस्कृत में क्या कहते हैं? अच्च कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्च कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है आकाशवाणी की स्थापना कब की गई थी? 1927, 36, 56 या 57? कब की गई थी आकाशवाणी की स्थापना? संचार से क्वेश्चन पूछा गया है, जनसंचार से। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। 1957 में हमारी आकाशवाणी की स्थापना की गई थी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया गया हमारा, ये क्वेश्चन हमारा कारक से संबंधित है। क्या पूछा गया? किस क्रम में अधिकरण कारक का उदाहरण नहीं है? कौन सा ऑप्शन है जो हमारा अधिकरण कारक नहीं होगा? कारक सा क्वेश्चन है। कारक सा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते ही रहते, और ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो कारक के बारे में जो आपको याद रखना है कि कारक को हम अन्य किस नाम से जानते हैं? तो जो इनके चिन्ह होते हैं उसे विभक्ति बोलते हैं, जबकि कारक को क्या बोलते हैं? इन्हें हम परसर्ग बोलते हैं। कारक का अन्य नाम क्या है? परसर्ग होता है। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं कारक के भेद कितने होते हैं। तो कारक के हमारे 8 भेद होते हैं। जबकि एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है हमारे हिंदी में, उनका नाम है किशोरीदास वाजपेयी। किशोरीदास वाजपेयी, इनके आधार पर कारकों की संख्या कितनी है? कारकों के भेद तो बताना 6 भेद होते हैं किशोरीदास वाजपेयी के आधार पर कारकों के। उसके बाद एक और पॉइंट याद रखना, सर्वनाम में कारक के भेद तो बताना सर्वनाम में कारक के 7 भेद होते हैं। जबकि संज्ञा में कारक के भेद तो संज्ञा में उतने होते हैं जितने कारक हमारे होते हैं। तो एक कारक के बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में होता क्या है? अधिकार किया जाता है। अब देख लेते हैं कौन से में हमारे अधिकार की बात की गई है। सही है, और कारक चिन्ह क्या होता है? इसमें में और पर आते हैं। देखते हैं जो हमारा दिया गया है। पहला दिया गया है छत पर खेलो, बिल्कुल सही है। में और पर आया, पर से हम पहचान लेंगे। उसके बाद पिताजी कार्यालय में है, बिल्कुल सही है, ये भी हमारा सही है। उसके बाद अलमारी में कपड़े रखे हैं, ये भी सही है। उसके बाद जो बचा गया हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। यह सुधीर का पेन है, तो ये वैसा भी नहीं होना है इसमें, न में न पर। और ये कौन सा हमारा? ये संबंधवाचक हो जाएगा हमारा कारक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा जो अधिकरण कारक नहीं होगा। सही है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, जो हमारा क्वेश्चन है 5। तो 5 में क्या पूछा गया है? उपर्युक्त
उपसर्ग का चयन कीजिए। बेइंसाफी में कौन सा हमारा उपसर्ग होने वाला है? बेइंसाफी में हमारा कौन सा उपसर्ग होने वाला है? तो याद रखना, बेइंसाफी में हमारा बे उपसर्ग होने वाला है। और पूछा जाए बे कौन सी भाषा का होगा, तो ये हमारा उर्दू भाषा का उपसर्ग होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, वर्तनी से क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है? सही वर्तनी का चयन करना है। कौन सा शब्द हमारा जिसमें निरीक्षण शुद्ध लिखा हुआ है? सब लेटेस्ट क्वेश्चन है जो हमारे एग्जामों में आए हैं, सब वही उठाए गए हैं, महत्वपूर्ण। तो सही का चयन करना है। कौन सा शब्द हमारा निरीक्षण होगा जो शुद्ध रूप में लिखा हुआ है? ए बी सी डी सब में ये रूप दिए गए हैं। तो याद रखना, निरीक्षण जो दिया गया है ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 7। ये भी हमारा वर्तनी से, ये दोनों क्वेश्चन हमारे लगातार आ गए। किस क्रम में? सभी शुद्ध दिए गए हैं। कौन सा रूप है हमारा? ए बी सी डी दे दिए। कौन सा हमारा शुद्ध रूप दिया गया है? पहले दिया गया माधुर्य या नीरस, तो यही हमारा शुद्ध रूप हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। माधुर्य और नीरस जो लिखा हुआ हमारा बिल्कुल शुद्ध रूप लिखा गया है, जबकि अन्य शब्द जो दिए गए हैं हमारे सब अशुद्ध दिए गए हैं। 2 क्वेश्चन थे, वर्तनी से भी क्वेश्चन आते हैं, आपको याद रखना है। क्वेश्चन दिया गया है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से देशज शब्द नहीं है। कौन सा है जो हमारा देशज शब्द नहीं होते? पहले तो आपको याद रखना देशज शब्द की परिभाषा क्या है। देशज शब्द की परिभाषा, तो याद रखना ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता ना चले। ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता ना चले क्या कहलाते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं। यदि उनकी उत्पत्ति का पता चल जाए, या तो वो हमारे संस्कृत के होंगे या हमारे विदेशज शब्द होंगे। ठीक है, जबकि उत्पत्ति का पता ना चले उसे क्या कहते हैं? हम अपना देशज शब्द कहते हैं। कौन सा शब्द है जो हमारा देशज शब्द नहीं होगा? पहले लिखा है खिचड़ी, खिड़की लिखा है, खिड़की। उसके बाद दूसरा बूट, उसके बाद पाग, और उसके बाद रिंगडा जो हमारा शब्द है कौन सा हमारा नहीं होगा? तो याद रखना जो दिया गया है ऑप्शन नंबर बी बूट, ये हमारा देशज शब्द नहीं है, ये हमारा अंग्रेजी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है बूट? ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। जो जूते होते हैं उसे बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है। और क्या पूछा गया है? पर्यायवाची से पूछा गया है। कुलवती किसका पर्यायवाची शब्द होने वाला है? आपको बताना है। ऑप्शन दे दिए गए हैं हमारे, गंगा, यमुना, नदी या लक्ष्मी। कौन सा शब्द है जो हमारा कुलवती होने वाला है? इससे अलग, कुलवती से जब कुलवती आया है तो एक और शब्द याद रखना, कुलनी भी इसी का होता है। कुल और नी, कल के दिन को कुलनी पूछा जा सकता है, तो कुलवती और कुलनी एक साथ जोड़ देना। उसके बाद इसे ही बोलते हैं हम द्वीपवती, द्वीपवती इसी का ही नाम है। अन्य नाम याद रखना इनके, सरी भी सही बोलते हैं। उसके बाद अब याद आ जाएगा सरिता भी सही बोलते हैं। तो सरी, सरिता, उसके बाद होता तरंगनी, क्या नाम है? सरी, सरिता, उसके बाद तरंगनी, नेक्स्ट होता है तटनी, तट जो किनारा होता है। उसके बाद आपगा, निम्नगा, आपगा और निम्नगा होता है। जबकि वाहिनी भी होता है, अन्य नाम क्या है? वाहिनी। कुलवती हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब किसके नाम है? ये हमारे सब नदी के नाम है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। जबकि गंगा के अलग होते हैं, वो देवों से संबंधित होती है या अमृत से संबंधित होती है। देव और अमृत से संबंधित गंगा के होते हैं। जबकि जो हमारी यमुना होती है तो सूर्य की बेटी है, तो इस सूर्य से संबंधित हमारे सारे पर्यायवाची बनाती है। जबकि अन्य नाम कालिंदी और कालगंगा हमारा यमुना का होता है। सही, तो ये जो पूछा गया था कुलवती किसका है? तो नदी का है, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 10 दिया गया है। विलोम शब्द है, पर्यायवाची है। सभी टॉपिक से हमने क्वेश्चन उठाए हैं और इसमें क्या पूछा गया है? सबल का सही विलोम बताना है। पहले दिया गया है बलवान, बलशाली, निर्बल या बल। तो सबल का जो हमारा विलोम होता है क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निर्बल हो जाएगा।
सबल का क्या होता है? निर्बल होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 नहीं है, 11 है। क्या दिया गया है इसे देखते हैं। क्या पूछा गया है? अकर्मक क्रिया पूछी गई है। कौन से वाक्य में हमारी अकर्मक क्रिया है? क्रिया के भेद अकर्मक और सकर्मक। अगर कर्म है तो सकर्मक, कर्म नहीं है तो अकर्मक। और क्वेश्चन पूछा गया अकर्मक से। प्रश्न करके देखेंगे हम किससे? क्या शब्द से। क्या शब्द से, सिर्फ क्या से करना है। यदि उत्तर मिला तो क्या हो जाएगा हमारा? सकर्मक। ठीक है। और यदि उत्तर नहीं मिला तो क्या हो जाएगा हमारा? अकर्मक। अब देखो कौन सा रूप हमारा दिया गया है, अकर्मक सकर्मक। पहला देखते हैं। बच्चे फिल्म देख रहे हैं। देखने से कर लेते, क्या देख रहे हैं तो उत्तर मिल जाएगा फिल्म देख रहे हैं, हमारा सकर्मक क्रिया है। रजत दूध पीता है, क्या पीता है तो आंसर मिल जाएगा दूध पीता है, तो ये भी सकर्मक क्रिया है, हमें तो अकर्मक निकाल ली है। नेक्स्ट दिया गया है मनीषा ने कार खरीदी, क्या खरीदी? कार खरीदी, उत्तर मिल जाएगा मोर नाचता है, क्या सा प्रश्न करो, क्या नाचता है? कोई उत्तर नहीं मिलेगा। क्या नाचता है आपको उत्तर नहीं मिलेगा, अर्थात क्या हो जाएगा? ये हमारा अकर्मक क्रिया हो जाएगी। क्या सा प्रश्न करो, उत्तर मिला तो सकर्मक, नहीं मिला तो अकर्मक। सबसे आसान पहचान है। अगर आप प्रैक्टिस भी करोगे तो प्रैक्टिस के बाद आपको यह पता चल जाएगा कि हमारे कौन कौन सी क्रियाएं अकर्मक होती है। जैसे नाचना, उसके बाद सोना भी हमारा क्या है? अकर्मक है। उसके बाद हो जाता है रोना। तो ऐसे शब्द हैं जो हमारे कुछ अकर्मक होते हैं, एकदम देखते ही हमें क्या होता है पता चल जाता है। भागना, दौड़ना, सब क्या हमारे अकर्मक क्रिया में आते हैं। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने। हर टॉपिक से क्वेश्चन की बात की है, तद्भव छांटना है, आप जल्दी छांटो कौन सा हमारा तद्भव हुआ। पहला दिया गया अमीय, उसके बाद उलूक। उलूक तो उल्लू का होता तो हमारा उल्लू होता है तद्भव, तो उलूक तो होगा नहीं। उसके बाद सी में दिया गया है इष्टिका। इष्टिका हमारा जो दिया गया है ये तो तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा? तद्भव तो इसका ईंट होता है, तो ये भी नहीं होगा। उसका कुपुत्र दिया गया है कपूत, ये भी नहीं होगा। तो याद रखना कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। ए क्या है हमारा जो दिया गया अमीय, ये हमारा तद्भव है, तो इसका तत्सम क्या होगा? तत्सम होगा इसका अमृत। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 13। क्वेश्चन पूछा गया हमारा 13 और क्या दिया गया है इसमें? हो सकता है शाम तक, हो सकता है शाम तक इस कठिनाई को दूर कर लिया जाए में हमारा कौन सा वाक्य होगा? ऑप्शन दे दिए गए हैं संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक या उसके बाद विधि या विधानवाचक। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है हमारा अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। क्या पूछा गया है? अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद पूछे जाए कितने होते हैं तो बताना। 8 होते हैं, 4 ऑप्शन में दिए गए हैं। वाक्य भी यहीं से पूछा है, आप यहां से क्वेश्चन को पहचान लोगे। हो सकता है कहने का मतलब कुछ डाउट वाली बात है, क्लियर नहीं हो पा रही है। हो सकता मतलब संभावना दी जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? संदेह हो जाएगा, क्योंकि शुरू में लिख दिया हो सकता है, हो सकता ना हो, लेकिन शुरू में लिख दिया हो सकता है शाम तक इस कठिनाई को दूर कर लिया जाएगा, तो संदेह हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्या दिया गया है इसमें? क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है मैं तुम सबको खूब समझता हूं, तुम सब एक जैसे हो, इसके लिए क्या उपयुक्त होगा? ये जो क्वेश्चन हमारा मुहावरे से पूछा गया है और इसमें क्या पूछा गया है? मैं तुम सबको खूब समझता हूं, तुम सब एक जैसे ही हो, इसके लिए हमारा सटीक आंसर क्या होगा? पहला दिया गया है कैर बैर का संग होना, उसके बाद एक ही थाली के चट्टे बट्टे, चोर चोर मोसेरे भाई, उसके बाद जैसा नागनाथ वैसा सांपनाथ। क्या दिया गया है बताओ? ए भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा, बी या सी में से होगा। अब बताओ कौन सा एग्जैक्ट बिल्कुल सटीक बैठेगा? दोनों लगभग में है आसान, अब बताओ कौन सा होगा? मैं तुम सबको जानता हूं,
तुम सब एक जैसे हो अर्थात एक थाली के चट्टे बट्टे हो, या तुम सब चोर चोर मुसेरे भाई हो। कौन सा हमारा शब्द सटीक होगा? मैं तुम सबको जानता हूं, तुम क्या हो? एक ही थाली के क्या हो? चट्टे बट्टे हो। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। मुहावरे का हमारा आंसर हुआ बी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला, दिया गया है 15। कारक सा क्वेश्चन है और क्या पूछा गया हमारा? संप्रदान कारक पूछा गया है। कौन सा कारक? संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ क्या होता है? तो याद रखना, संप्रदान कारक कब आता है? जब कोई चीज सदा के लिए दे दी जाए। जब कोई चीज सदा के लिए दे दी जाए, जैसे आप किसी को नमस्ते करो, ठीक है, कहीं भी आपको नमस्ते शब्द मिल जाए तो उसमें हमारा कौन सा कारक होता है? संप्रदान कारक। जैसे नमस्ते, नमस्ते कर ली किसी को, वापस तो नहीं लेंगे, चाहे वो ले या ना ले। कोई चीज, जैसे हम देवी देवताओं को कोई चीज चढ़ा देते हैं, तो याद रखना देवी देवताओं को चढ़ा दी गई कोई चीज, वो भी हमारे हमेशा संप्रदान में आएगी कि जो भी चढ़ावा दे दिया वो दे दिया। तो याद रखना, ऐसी चीज जो सदा के लिए दे दी जाए, वापस मिलने की उम्मीद खत्म हो जाए या वापस ना मिले, उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे कि ऑप्शन ए में ही लिख दिया, राजा ने निर्धनों को कंबल दे दिए या बांट दिए, कुछ भी हो सकता था। अब कंबल दे दिए राजा ने, वापस तो नहीं लेगा, सदा के लिए दे दी, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16। बड़माला से क्वेश्चन पूछा गया और क्या पूछा गया आपको बताना है। एक तो हमारा जय, दूसरा हमारा धय का उच्चारण स्थान पूछा गया है। जय और धय शब्द का हमारा उच्चारण स्थान क्या होगा? एक चीज तो क्लियर है कि ये जो दोनों दिए गए हैं हमारे जय और धय, हमारे स्पर्श व्यंजन से पूछे गए हैं। जो हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं, और स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? संख्या होती है 5, जबकि स्पर्श व्यंजन के वर्ग कितने होते हैं? वर्ग होते हैं 5। संख्या 25 और वर्ग 5। 5 जो वर्ग होते, पहला कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और आपका कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, हो गए पूरे। वर्ग 5 और संख्या 25। अब बात कर लेते हैं कंठ में क्या क्या आते हैं हमारे। तो याद रखना, क, ख, ग, घ और आएगा एक हमारा अडंगा। ठीक है, इस तरह से लिखते हैं कि रिवीजन भी हो जाता है और पता भी चलता रहता है। उसके बाद तालु में क्या होता है हमारा? छ, उसके बाद ज, झ और उसके बाद आता अय्या, इसे अय्या बोलते हैं, याद रखना। मूर्धन्य में क्या आता हमारा? ट, ठ, उसके बाद ड, ड और लास्ट आता हमारा अण। दंत में क्या आता हमारा? त, थ, द, ध और न। बचा ओष्ठ, पहला आता प, उसके बाद आता आपका फ, नेक्स्ट ब, भ और म। ये क्या हमारे ओष्ठ है। तो स्पर्श व्यंजन के बारे में याद रखना, 25 होते, वर्ग 5 होते। क्वेश्चन उठा लेते हैं, क्या क्या हमारा पूछा था, आप देख लेते हैं। पहला दिया गया है ज, ज उठा लो, कहां पर हमारा? तालु में आ जाएगा ज। कौन से में? तालु दिया गया है। और ध जो दिया गया हमारा, ध यहां से उठा लो, दंत में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तालव्य और दंतीय। क्लियर है? आप इस तरह से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो सकता है आपने ऐसा ही कर लिया हो, लेकिन ये करने का तरीका है, कभी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, बनावट और रचना के आधार पर शब्द भेद कितने होते हैं? किसके आधार पर? बनावट और रचना के आधार पर। क्या क्वेश्चन पूछा गया है? शब्द भेद पूछे हैं। तो याद रखना, रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेद कितने होते हैं हमारे? 3 होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। क्या होता है? पहला हमारा रूढ़ शब्द, ठीक है। दूसरा होता है हमारा यौगिक शब्द, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द। इन्हें भी याद रख लेना, इनकी परिभाषा पूछी जाती है, अभी 1-2 पेपर पहले पूछी गई थी। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? तो बताना, ऐसे शब्द जिन शब्दों की संधि ना हो पाए, या ऐसे शब्द जिन शब्दों के खंड ना हो पाए, जो टूट ना पाए, उन्हें क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो हमारे तोड़ देने के बाद सार्थक अर्थ रखते हैं, अर्थात अलग अलग कर दो, जैसे राजमहल, राजा अलग और महल अलग, लेकिन अर्थ तो दोनों का निकलेगा। तो यौगिक होते हैं सार्थक अर्थ देने वाले,
उसके बाद योग रूढ़ क्या होते हैं तो बताना, ये होते हैं हमारे विशेष अर्थ रखने वाले। जैसे आप किसी का नाम लो और विशेष अर्थ हो, जैसे चक्रपाणी या बीड़ापाणी या पीताम्बर, तो ये इनकी परिभाषा है, याद रखना। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा हमारा, 3 होते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते देखते हैं क्या हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 18, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। हो सकता आपको लगता हो कि आप प्रत्यय उड़ा दोगे, लेकिन आप यहां हो सकता है खुद भी उड़ जाओ, ऐसा भी नहीं है, कर भी सकते हो। दिया गया हमारा, इसमें कौन सा ला प्रत्यय है, गरल, अमल, कमल, उसके बाद बीमल, कौन से में हमारा ला प्रत्यय है, बताओ कौन सा है। आप अगर मूल शब्द निकाल सकते हो, जो हमारे मूल शब्द होते हैं, आप इन्हें तोड़ सकते हो प्रत्यय को, तो आप 100% क्वेश्चन सोल्व कर जाओगे, वरना आप इसमें फंस जाओगे। किसमें ला प्रत्यय है हमारा। ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया हमारा गर, इसका एक अर्थ होता है और ये हमारा मूल शब्द भी है। अब जब ये मूल शब्द है तो गर का आपको तो नहीं पता होगा, लेकिन इस घर का एक अर्थ होता है, ये पर्यायवाची होता है किसका, यदि का। कहते हैं ना, अगर मैं ये ना कर पाया, यदि मैं ना कर पाया, तो ये हमारा घर जो है ना, ये मूल शब्द है और लय इसमें क्या है, प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप बी में आते हो और मान लेते हो अम, ठीक है, और इसमें लय प्रत्यय लाते हो, तो आपको मिलेगा अम हमारा मूल शब्द नहीं है, ना इसका कोई अर्थ होता है। उसके बाद अब कम वाला कम नहीं है, कम करने वाला, क्योंकि ये तो कमल से निकला है। उसके बाद इसी तरह से बिम, अब बिम मत कह देना, हमारा तो बिम्बार होता है, हम बिम्बार बोल देंगे, वो नहीं है, ठीक है। तो याद रखना, समझना, अगर आप इन शब्दों को मूल शब्द के आधार पर तोड़ लेते हो तो आप पहचान लोगे कैसा ही क्वेश्चन हो, हमारा प्रत्यय या उपसर्ग भी आए, ठीक है, सोल्व हो जाते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा दिया गया है 19, कवियों से क्वेश्चन, साहित्य से क्वेश्चन पूछा गया हमारा। महावीर प्रसाद द्विवेदी, अच्छा किनके गुरु थे, महावीर प्रसाद जो थे हमारे द्विवेदी जी किनके गुरु थे। ऑप्शन दे दिए गए, बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, मैथिली शरण गुप्त। उसके बाद दूसरे दे दिए गए हमारे मुंशी प्रेमचंद्र जी। उसके बाद नेक्स्ट जो दे दिए गए हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। उसके बाद हमारे उपरोक्त सभी, क्या ये सभी के हैं या ये किसी के नहीं है या ये किसी एक के हैं, किसके हैं ये जो हमारे दिए गए। जो हमारे मैथिली शरण गुप्त होते हैं, इनके बारे में आपको एक चीज याद रखनी है कि जो हमारे मैथिली शरण गुप्त है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं प्रथम राष्ट्र कवि। प्रथम राष्ट्र कवि किसे बोला गया, मैथिली शरण गुप्त को बोला गया है। जबकि मुंशी प्रेमचंद, जितने भी नाम लो सब कम पड़ जाते हैं मुंशी प्रेमचंद के। जैसे क्या क्या बोलते हैं इन्हें, उपन्यास सम्राट, उसके बाद कहानी सम्राट, कलम का सिपाही और कलम का मजदूर, ये सब किसके नाम है, मुंशी प्रेमचंद के है, ठीक है। जबकि वास्तविक नाम इनका धनपत राय आता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनके भी नाम आते हैं, जो हम बोलते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला क्या बोलते हैं, एक तो इनका निराला ही है, जबकि वास्तविक नाम तो सूर्यकांत त्रिपाठी है, लेकिन इन्हें निराला बोलते हैं। जबकि एक और नाम आता है इनका, उपनाम आता महाप्राण, ठीक है। अब बात कर लेते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में, जो हमारा दिया गया था कि इनके कौन कौन से हमारे शिष्य हैं। यही तो है कि महावीर प्रसाद जी के गुरु, महावीर प्रसाद किन के गुरु थे, तो ये इनके सबके गुरु थे। उपयुक्त तो सभी हमारा आंसर हो जाएगा। महत्वपूर्ण है आपको याद रखना कि हमारे जो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, उनके शिष्य के नाम क्या क्या है, तो मैथिली शरण गुप्त, मुंशी प्रेमचंद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। जबकि जो हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी है, इन्हें क्या बोलते हैं हम, इनका उपनाम होता है कल्लू, क्या बोलते हैं, कल्लू। जबकि अगला नाम आता है सुकवि किंकर, क्या आता है, सुकवि किंकर। सुकवि किंकर किसका उपनाम है, तो बताना महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। जबकि प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त को बोलते हैं, और मैथिली शरण गुप्त को हम अन्य नाम से भी जानते हैं, जो बोलते हैं इन्हें दद्दा, क्या नाम है इनका, दद्दा भी बोलते हैं मैथिली शरण गुप्त जी को। जबकि मुंशी प्रेमचंद, बहुत सारे नाम आते हैं इनके, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 20 आपके सामने है।
केंद्रीय हिंदी भाषा संस्थान आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20, एक तो ये बताना है ये हमारा कहां पे स्थित है, उसके बाद आपको इसका सन भी बताना है कि केंद्रीय हिंदी भाषा संस्थान की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, उसके बाद मिलते एक और जोरदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।